चलिए, तो अब की बार भी आपकी ईएमआई जो है वो नहीं घटेगी और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ जहां पर कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी को हमें कैसे देखना चाहिए, ख़ास तौर से अब आपकी फिक्स्ड इनकम में निवेश की रणनीति और किस तरह से आपकी जेब पर इसका असर पड़ेगा, आपकी ईएमआई के तर्ज पर, ये पूरे मुद्दे को समझते हैं। बेहद खास मेहमान जो हमारी इस पेशकश को और भी खास बनाएंगे, संदीप यादव, हेड फिक्स्ड इनकम डीएसपी म्यूचुअल फंड, और सुनील सुब्रमण्यम, सीईओ सुंदरम म्यूचुअल फंड मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बेहद स्वागत है हमारी इस पेशकश में। तो दोनों से मैं पहला एक सवाल जो लूँगी वो कॉमन ही होगा कि पॉलिसी को आप कैसे पढ़ते हैं। सुनील जी, आप बताएं। पॉलिसी में कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं था, ये खास चीज है क्योंकि कंसर्न्स थे कि तेल का दाम बढ़ रहा है, यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रही है, यूएस करेंसी स्ट्रांग बन रही है, तो क्या आरबीआई गवर्नर के ऊपर थोड़ा बहुत दबाव हुआ कि वो इंटरेस्ट रेट हाइक को बढ़ाएंगे क्या नहीं। वो एक छोटी सी कंसर्न थी, तो मार्केट का ओवरऑल एस्टिमेट था कि आरबीआई कुछ नहीं करेगी और वैसे ही निकला। तो कुछ नेगेटिव का जो भी अनुमान था वो नहीं हुआ, वो एक रिलीफ वाली बात है। सेकंड, आरबीआई ने ये भी कहा कि आने वाले दिन में उनको इन्फ्लेशन के ऊपर वो ध्यान देंगे, और मगर इंडिया की ग्रोथ अच्छी चल रही है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी ऐलान उन्होंने किया। वो अच्छी खबर है क्योंकि अल्टीमेटली आज जो पैसा हाथ में है उसको उसकी ईएमआई बढ़ी नहीं, और जो कैश फ्लोज उसके हाथ में है वो निवेश करने के लिए भी तैयार होगा। तो निवेश करने के लिए वक्त आज से बेहतर वक्त नहीं हो सकता है। तो ये बात मैं समझता हूं कि आरबीआई पॉलिसी के कारण आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी उसमें कंटिन्यूटी मिल गया, कोई धक्का या नेगेटिव कुछ न्यूज नहीं था, ये अच्छी बात मैं समझूंगा। ऑलराइट, चलिए, आपने काफ़ी विस्तार से यहाँ पर जानकारी दी है, लेकिन थोड़ा सा और बारीकी में मैं जाऊँगी और दर्शकों को थोड़ा सा और आसान भाषा में हम इस पूरे पॉलिसी का जो आउटकम है और आने वाली कुछ तिमाहियाँ उन्हें कैसे समझनी चाहिए, महंगाई के लिहाज से, ब्याज दरों के लिहाज से समझेंगे। लेकिन उससे पहले संदीप, आपसे भी मैं टेक लेना चाहती हूँ। बताइए, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, खासतौर से डेट बाजार के नज़रिए से ये बात समझाएं, महंगाई के कंसर्न को लेकर ये बात समझाएं, और साथ ही जो विदेशी बाजारों में और खासतौर से जो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स है उसके तर्ज में भी ये पूरी समझाइश हमको दे। जैसे कि सुनील जी ने कहा कि देयर वाज नो सरप्राइज, और अगर सरप्राइज नहीं है पॉलिसी में तो नॉर्मली दैट इज अच्छी खबर कहते हैं इस बार। हाउएवर, एक चीज आई जो आरबीआई गवर्नर ने बोला, उन्होंने कहा कि वो जो लंबे दरे के जो यील्ड हैं उसको थोड़ा सा उन्होंने कुछ भाषा यूज करी जिससे कि वो थोड़ा सा ऊपर चला गया। इसका मेन मतलब ये हो गया है कि गवर्नर ने एक बार ये भी बोला कि जो बैंकों ने जो अपना रेट इंक्रीज करा है वो उतना नहीं बढ़ाया है जितना कि आरबीआई ने बढ़ाया है, एंड थोड़ा सा और स्कोप हो सकता है बैंकों को रेट बढ़ाने के लिए। तो जो सेकेंड पार्ट है इसका थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि आरबीआई गवर्नर एक्सपेक्ट करते हैं कि बैंक, हालांकि आरबीआई ने रेट नहीं बढ़ाया है लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बैंक थोड़ा और रेट बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा स्कोप है रेट बढ़ाने के लिए, ताकि जो आरबीआई ने अभी तक पिछले 2 साल में जो एक्शन लिया है उसके टैंडम में उसके साथ साथ बैंक आ जाए। जिस तरीके से आपने यूएस यील्ड्स के बारे में बात करी, कहीं ना कहीं लगता है कि आरबीआई का ये इशारा या अ लिटिल बिट ऑफ फियर वो भी है कि यूएस में क्या चल रहा है। यूएस में हमने देखा है पिछले 2-3 महीने में रेट करीब 1% ऊपर आ गया है, इंडिया के रेट बिल्कुल भी नहीं बढ़े थे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आरबीआई ने जो दो तीन स्टेट मारे जिसके कारण इंडिया का भी थोड़ा सा रेट 10-15 बेसिस पॉइंट ऊपर गया है, वो उसी के ऊपर इशारा कर रहा है कि अगर पूरी दुनिया में रेट ऊपर जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, इंडिया किसी ना किसी तरीके से आइसोलेटेड नहीं रह सकता है। एंड वो हमने आज मार्केट का रिएक्शन भी देखा, हालांकि आरबीआई ने कोई रेट एक्शन नहीं करा तब भी इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। और मेरा ये अनुमान है कि अगले कुछ महीनों के लिए इंडिया का रेट, जो कि अभी तक बाहर यूएस के रेट के साथ साथ नहीं चल रहा था, अगले कुछ महीने तक आरबीआई ने एक इंडिकेशन दिया है कि जो पूरी दुनिया में हो रहा है शायद वो इंडिया के अंदर भी कहीं हमें रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है, इवन दो गवर्नर ने कहा है कि करेंसी का कुछ ज्यादा डर नहीं है, बट आरबीआई के दिमाग में इस पॉलिसी को बनाते हुए कहीं करेंसी का रिएक्शन और डॉलर रुपी जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, और डॉलर रुपी शायद इतना ना गया हो लेकिन जिस तरीके से डॉलर बाकी करेंसीज के साथ स्ट्रेंथन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आरबीआई के दिमाग में इस पॉलिसी में दो चीजें थी।
यूएस में कैसे रेट ऊपर गए हैं, इंडिया का नहीं गया है, और दूसरी तरफ से करेंसी मतलब डॉलर रुपी किस तरीके से थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो पाए। चलिए, अब थोड़ा सा एक आम ग्राहक के नज़रिए से भी समझते हैं सुनील जी इस पूरे समीकरण को, क्योंकि सभी के ज़ुबान पर बस एक ही सवाल है कि उनकी ईएमआई का जो बोझ है वो कब तक थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है, अब देखिए त्योहारी मौसम भी शुरू ही हो चुका है, अब खर्चे तो आपके जस के तस बने ही हुए हैं, इनफैक्ट बढ़ ही जाते हैं त्योहारी मौसम में। आपकी ईएमआई भी बनी हुई है, कार लोन कह लीजिए, होम लोन, पर्सनल लोन, तो मतलब आपके ऊपर जो खर्चा है और जो कर्ज है वो तो कम हो नहीं रहा। अब जिस तरह से जस की तस चीज़ें रखी गई हैं अब की बार की पॉलिसी में, कब तक घटता हुआ दिखाई दे रहा है ईएमआई का बोझ? कुछ एक 4 से 6 महीने की अवधि देनी चाहिए माहौल बेहतर होने के लिए। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दबाव जो आरबीआई के ऊपर आता है रेट कट या रेट हाइक करने के लिए, वो इन्फ्लेशन से संबंधित है और सेकंड वो करेंसी से संबंधित है। तो दोनों चीजों को अगर हाथ में हम लेके चलें तो अगले क्वार्टर में, तिमाही में आप देखेंगे कि ये विंटर का जमाना है तो तेल का दाम थोड़ी बढ़त में ही रहेगी 3 महीने के लिए। जैसे ही मार्च का महीने आता है फिर उधर समर की शुरुआत होती है तो तेल में एक थोड़ी ईजिंग आती है। सेकंड, इलेक्शन जो नजदीक आती है, अगले मई की बड़ी इलेक्शन की बात कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट के हाथ में एक फिस्कल स्टेप्स के थ्रू इन्फ्लेशन को घटाने की एक्शन जरूर हम देख पाएंगे। पिछले 2019 के इलेक्शन में भी हमने देखा था कि सरकार, एनडीए की सरकार ने अपने एफसीआई की गोडाउन से जो पल्सेस और वेजिटेबल्स को स्टॉक कर कर नजदीक, इलेक्शन के नजदीक वो उसको रिलीज करके जो सीपीआई इन्फ्लेशन होता है वो घटने की आशा होती है। मैं समझूंगा एक मार्च अप्रैल के टाइम में, यानी आज से आप समझिए 4 से 6 महीने की टाइम में, तब मेरे लिए सिचुएशन, क्योंकि की भी पहली पॉलिसीज में भी देखिए उन्होंने अप्रैल में जो नेक्स्ट ईयर का इन्फ्लेशन को अपने कंफर्ट जोन के नजदीक बताया है। तो अगर ये माहौल वैसी बनती है कि तेल का दाम घटता है और आपको एक गवर्नमेंट भी अपने फिस्कल मेजर्स के जरिए थोड़ा फूड ग्रेन सब रिलीज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखते हैं, तो आरबीआई के हाथ में रेट कट करने के लिए थोड़ी बहुत एक अवधि होगी, एक गैप होगा। तो शायद मेरे को 4 से 6 महीने तक का इंतजार करना होगा लोगों को कि आरबीआई इशारा करे कि अभी रेट कट हो सकता है, तब भी आप ईएमआई ये सब घटते हुए देख सकते हैं। नहीं तो अगले 2-3 महीने के लिए मेरे ख्याल में ये ऐसे ही रहेगी, कोई कटौती मैं नहीं देख रहा हूं। बिल्कुल। संदीप, आपसे मुझे अब ये समझना है, क्योंकि सुनील जी थोड़ा सा हम इक्विटी बाजार में भी निवेश को लेकर कितनी कमाई के मौके कहाँ कहाँ हैं, आप हमारे साथ हैं तो ये सवाल तो मैं छोड़ ही नहीं सकती, आगे पूछूंगी। लेकिन तब तक संदीप आप मुझे ये बताएं, क्योंकि फिक्स्ड इनकम में रणनीति कहाँ कैसे बनानी चाहिए। ठीक है, अभी भी लोगों को जो है फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें बड़ी भारी हैं। ठीक है, तो अब हमें ये बताएं कि अगर यहाँ पर रणनीति बनानी हो तो कहाँ दांव लगाया जाए, क्योंकि बड़ा सवाल यही है, अगर कर्ज कम नहीं हो रहा, खर्चा कम नहीं हो रहा, तो थोड़ी सी कमाई बढ़ा लेते हैं ना। नहीं, आपने एकदम ठीक बोला, और ये आरबीआई पॉलिसी उस हिसाब से काफी अच्छी है इन्वेस्टर्स के लिए। रेट थोड़े ऊपर आए हैं और काफी इंटरेस्टिंग लेवल्स आए हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला कि आरबीआई किस तरीके से कह रहा है कि बैंक्स ने इतना रेट नहीं बढ़ाया डिपॉजिट का जितना वो मे भी अनुमान लगा रहे थे, लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड के अंदर देखें तो काफी अच्छे इंटरेस्ट रेट्स मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स एक चीज हुई थी जो मार्च के अंदर गवर्नमेंट ने टैक्सेशन बेनिफिट हटा दिया था, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल भी चेंज होना चाहिए इन्वेस्टर्स का। पहले पिछले साल अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता तो वो सोचते थे कम से कम 3 साल के लिए तो रखना है। मैं कहूंगा अभी भी ये ठीक बात है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। लेकिन अब यह एडवांटेज है कि अगर आपको लग रहा है कि काफी पैसा बन गया है तो आप निकल कर बाहर आ सकते हैं, अपना प्रॉफिट ले सकते हैं, जो पहले नॉर्मली हेजिटेंसी होती थी। उस हिसाब से इस पॉलिसी के अंदर रेट्स थोड़े से और ऊपर आए हैं, और मेरे हिसाब से 2 तरीके के फंड बहुत अच्छे हैं डिपेंडिंग रिस्क प्रोफाइल क्या है। अगर किसी को रियली सेफ बेट में जाना है तो मेरे हिसाब से 1 साल तक के जो ड्यूरेशन के फंड्स होते हैं, जैसे लो ड्यूरेशन फंड एक कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड की, वो मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। वहां पे आपको करीब 7.5% 1 साल के अंदर अगर मिल रहा है, शायद उससे थोड़ा ज्यादा भी, तो वो बहुत ही अच्छा लेवल है। दूसरी तरफ से मुझे लग रहा है ये राइट टाइम है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो इंटरेस्ट रेट रिस्क, मतलब जो रिस्क होता है फिक्स्ड इनकम, वो बढ़ाएं। इस टाइम इन्वेस्टर्स को
ऐसे फंड में जाना चाहिए जो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, जैसे कि डायनेमिक बॉन्ड फंड। जनरली जो इन्वेस्टर 1 या 2 या 3 साल के लिए सोचते थे, वो अब इस 5, 7 या 10 साल के रिस्क ले सकते हैं। मेरे हिसाब से डायनेमिक बॉन्ड फंड जैसे फंड के अंदर जा सकते हैं। गिल्ट फंड होता है जो किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स खरीदते हैं, उनमें जा सकते हैं। और ये इसलिए क्योंकि जैसे सुनील जी ने कहा, कुछ महीने बाद शायद इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे, और जब कुछ महीने बाद इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे तो कैपिटल गेन इन्वेस्टर का काफी ज्यादा हो सकता है। और लेट्स से इलेक्शन के टाइम अगर रेट नीचे आ गए और कैपिटल गेन्स बन गए इन्वेस्टर के, तब वो सोच सकते हैं निकलने के लिए 6 महीने 1 साल के बाद। इवन दो उन्होंने थोड़ा सा लंबा अरसे का रिस्क लिया है, लेकिन 6 महीने 1 साल के बाद प्रॉफिट निकाल कर निकल सकते हैं। जो कि पिछले साल मैं ये नहीं कह सकता था, क्योंकि पिछले साल टैक्सेशन बेनिफिट बहुत ज्यादा था। इस साल इन्वेस्टर्स के लिए वो नहीं है, तो वो हिट एंड रन की तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो समरी में मैं कहूंगा 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट, या तो 1 साल के पेपर्स वाले फंड में जाएं जैसे कि लो ड्यूरेशन फंड, नहीं तो वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा रिस्क वाला फंड लें जिसको वो 6 महीने या 1 साल के बाद कैपिटल गेन्स लेकर निकल सकते हैं। यहाँ पर संदीप, मतलब कहने का मतलब यह है कि फिक्स्ड इनकम में फिलहाल आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म का दाव नहीं लगाएं और छोटी अवधि के साथ ही खेलें, वहीं पर फायदा है। क्या ये लबोलुबाब निकल कर आ रहा है? नहीं, ऑन दी कॉन्ट्री, मैं सॉरी, बट थोड़ा सा या तो छोटे टर्म में खोलें या जी। लॉन्ग टर्म में खोलें। लॉन्ग टर्म मीडियम में टर्म खोलें के तो अंदर लॉन्ग टर्म में, तो संदीप लॉन्ग टर्म में वॉल्टिलिटी नहीं झेलनी पड़ेगी हमें मतलब फिर पूरा ड्यूरेशन खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, वॉलेटिलिटी आपको झेलनी पड़ेगी, बट लेट्स फेस इट, एक चीज साफ लिखी हुई है, थोड़ा रेट ऊपर आया है, एंड जैसे सुनील जी ने कहा 6 महीने के बाद शायद रेट नीचे आ जाएंगे। वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन अगर आपका होराइजन है 6 महीने 1 साल तक आप वॉलेटिलिटी ले सकते हैं, तो लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब तो 1 साल के बाद आप निकल जाइए, आप होल्ड नहीं करिए, आपका कैपिटल गेन हो जाएगा 6 महीने 1 साल के बाद, और फिर आप अपना पैसा बनाकर निकल जाइए। उसके बाद आप शायद मीडियम टर्म के अंदर डाल सकते हैं। बट अभी अगर आप रिस्क एपेटाइट है, वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं 6 महीने 1 साल के अंदर, तो फिर आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन में अभी। चलिए, तो यहाँ पर लंबी अवधि भी फिक्स्ड इनकम में आप दाव लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उसकी वजह से अपना ब्लड प्रेशर हाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुनील जी, अब बात इक्विटी की करते हैं। ये बताइए यहाँ पर कितना उतार चढ़ाव, और जिस तरह से विदेशी निवेशकों का रुझान भी हम देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि विदेशी समीकरण ना ऐसा नहीं कि बहुत एक क्लियर कट संदेश दे रहे हैं सुनील जी, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मिक्स डेटा आ रहा है और स्टैंड्स भी समझ में नहीं आ रहा है। बाकी जो इकोनॉमीज को लेकर परेशानियां हैं वो जस की तस बनी हुई है। तो हमारे इक्विटी बाजार में अब कितनी वॉलेटिलिटी आप देख रहे हैं? क्या स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बनानी चाहिए? क्या ये रिकमेंडेशन होगी आपकी? दो बातें इसमें, मैं वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी कुछ दिनों के लिए, शायद कुछ महीनों के लिए। कारण इसका है कि आपने बताया कि उधर से डेटा मिक्स्ड आ रही है, मगर एक डेटा जो मिक्स्ड नहीं है वो साफ दिख रही है, वो है तेल का दाम की बढ़त। तो तेल का दाम की बढ़त इंडिया के लिए हानिकारक है, क्योंकि वो 83% हम अपना क्रूड को इंपोर्ट करते हैं। तो जब वो होता है तो ऑटोमेटिकली ना ही इन्फ्लेशन के ऊपर दबाव आता है, फिस्कल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर दबाव आता है, और जो कंपनियां या सेक्टर में जो तेल को इस्तेमाल करते हैं अपने एंड यूज में, जैसे ऑटो कंपनियां जो भी है, तो उनके लिए क्या है कि ईपीएस और मार्जिन में थोड़ी प्रेशर आ सकती है। तो नेचुरली मार्केट का व्यू और एफआईआई जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, एक लॉन्ग टर्म एफआई होता है, जैसे पेंशन फंड जो 10-15 साल के लिए निवेश करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कंसिस्टेंटली वो बाइंग कर रहे हैं। मगर ये शॉर्ट टर्म हेज फंड जो होते हैं, जो एक व्यू लेकर अपना मानते हैं ना, उनको लगता है कि शॉर्ट टर्म में इंडियन करेंसी और इंडियन इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ा होगा, तो थोड़ा बहुत आउटफ्लोस जो सितंबर महीने से शुरू हुआ है वो अभी भी जारी है। शायद मेरे को और 2-3 महीने ये वॉलेटिलिटी वहां से फॉरेन फंड्स की वॉलेटिलिटी दिखेगी, और उसके कारण मार्केट में भी वॉलेटिलिटी दिखेगी। बस ये 2-3 महीने की बात है, क्योंकि मार्च के बाद समर का सीजन आ जाता है अमेरिका और यूरोप में, और तेल का डिमांड घटता है, तो तेल की दाम भी घटने लगेगी। तो बात यह है कि एक निवेशक को आज एक शॉर्ट टर्म में मैं कहूंगा कि धीरे धीरे स्टैगर्ड अप्रोच से आप निवेश कीजिए, लाइक एसटीपी, एसआईपी, ऐसे रूट्स, क्योंकि जब मार्केट में गिरावट आता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वो अच्छी खरीदारी का मौका बनता है।
तो जिसका भी एक लॉन्ग टर्म 3 साल के प्लस का आउटलुक है, मैं कहूंगा कि आज आप 6 महीने के लिए, क्योंकि आप भी एक इमोशनल इन्वेस्टर होते हैं, आप पैसा 10 रुपया लगाया, उसका 8 बन गया तो बहुत आपको नाराजगी होती है। तो मैं कहूंगा कि 3 से 6 महीने तक आप स्टैगर कीजिए अपना पैसा को। उसके बाद आप देखें ये जो आपने खरीदारी की है 3 से 6 महीने में, वॉलिटिलिटी के आपको बहुत ज्यादा यूनिट्स हाथ में, इसको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग शब्द इस्तेमाल किया जाता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, और ऐसी अप्रोच लेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदेमंद हो सकता है। बिकॉज आफ्टर मार्च में देख रहा हूं कि एक तरफ पॉलिटिकली भी आप देखें शायद गवर्नमेंट की वापसी होगी, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश भी होगा, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स साइकिल भी शुरू करी, इंडिया एक ग्रोथ फेज में है और एक स्ट्रॉन्ग 5 से 10 साल का इकोनॉमिक बुलिश फेज दिख रहा है सामने। तो मेरे ख्याल में एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए ये अगले 3-4 महीने अच्छे स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करने की बात। तो स्टॉक्स की बात करी, इंडिविजुअल स्टॉक्स में प्रेडिक्ट करना कि कौन सा 3 से 5 साल में आपको बेहतर करेगा, बेटर एक फंड मैनेजर अपनी रिसर्च के जरिए और एक डाइवर्सिफिकेशन तौर पर उसके थ्रू डिपेंड करना बेटर है। मैं कहूंगा कि आप निवेशक को उनके रिस्क, अगर उनका एक अच्छा रिस्क कैपेसिटी है तो फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में निवेश करें, बिकॉज उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों शामिल होते हैं और फंड मैनेजर उसके अंदर अपना एलोकेशन शिफ्ट कर लेता है अपनी एक रिसर्च के हिसाब पर। और जिसका थोड़ा कम है, थोड़ा क्या कहूं मैं, रिस्क एपिटाइट, तो हाइब्रिड करके एक कैटेगरी है जहां पे डायनामिक एसेट एलोकेशन कहते हैं उसको, यानी बैलेंस एडवांटेज फंड होती है, इक्विटी सेविंग्स फंड होती है, ऐसे फंड में निवेश करें। थोड़ा फिर डेट और इक्विटी का मिक्स होता है ना उसमें, जैसे हम अभी कह रहे थे कि 6 महीने के बाद रेट्स कटेंगी तो फिक्स्ड इनकम से भी आपको पैसा बनेगा मार्क टू मार्केट गेन से। सो एग्रेसिव हाइब्रिड, बैलेंस एडवांटेज, ऐसे हाइब्रिड फंड्स में, इक्विटी सेविंग्स में एक मॉडरेट इन्वेस्टर को मैं वहां निवेश करने की सलाह दूंगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदने का वक्त अभी नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में परफॉर्म करते हैं वो शायद लॉन्ग टर्म में नहीं करेंगे। जैसे मेरे को शॉर्ट टर्म में कंजम्पशन में एक बूस्ट दिख रही है फेस्टिवल सीजन के कारण और उसके बाद आने वाले इलेक्शन के कारण, जहां बहुत लिक्विडिटी फैलती है मार्केट में, तो कंजम्पशन का बूस्ट दिख रहा है। मगर मीडियम टर्म में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का पिकअप दिख रहा है। तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदेंगे तो आपको एक स्टॉक को बेचना किस वक्त, वो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि कब खरीदे। तो ये रिटेल इन्वेस्टर इतनी आसानी से नहीं कर पाता है। वो अपने लॉसेस को जनरली क्या करता है, वो शेयर सर्टिफिकेट को अपने कबर्ड में बंद करके भूल जाता है। तो बहुत रिस्की स्टेटस है एक इंडिविजुअल निवेशक को स्टॉक्स खरीदना, मगर म्यूचुअल फंड्स के ऊपर डिपेंड करके अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश करना अब निवेश के लिए अच्छा वक्त है, अगर उनकी टाइम फ्रेम 3-5 ऐसे 10 साल की टाइम फ्रेम हो तो। एक शॉर्ट टर्म 18 मंथ्स तक अगर आउटलुक इक्विटी मार्केट में ले रहे हैं तो इट कुड बी अ बिट वॉलेटाइल एंड रिस्की। सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत कीजिए इक्विटी मार्केट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसको स्टैगर्ड अप्रोच ले, अगले 6 महीने तक स्टैगर्ड कीजिए अपना एंट्री इनटू द इक्विटी मार्केट। तो सुनील जी, आप ये कह रहे हैं कि अब की बार जो है त्योहारी सीजन में सारी शॉपिंग छोड़ दीजिए, यूनिट शॉपिंग कीजिए, ये करना चाहिए? देखिए, अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट होता है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। आज नहीं कंज्यूम करेंगे, कल शायद बड़ा गाड़ी खरीदेंगे। आज अगर मारुति गाड़ी खरीदेंगे, कल शायद आप बेंज गाड़ी खरीद सकते हैं ना। सो इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट पोस्टपोनिंग योर कंजम्पशन। हाँ, बिल्कुल। चलिए, मेरे ख्याल से वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक भी चल रहा है और ऐसे में आप दोनों दिग्गज मेहमान मेरे साथ हैं, तो आप दोनों से ही आखिर में मैं एक निवेश का गुरु मंत्र लेना चाहूँगी, जो मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक की समाप्ति के लिए भी एक सही तरीका रहेगा। तो संदीप, आपके पास आऊँगी। निवेश का ऐसा कौन सा गुरु मंत्र जो कि आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, जो कि न सिर्फ वो इस वक्त अपने पोर्टफोलियो में लागू कर सकते हैं, बल्कि अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, अपने पूरे निवेश के सफर में उस पर काम कर सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं? बताइए। आई थिंक मैं जो सुनील जी ने कहा है मैं वहीं से लूंगा एंड मैं कहूंगा आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखिए। आजकल इंडिया के अंदर मल्टी एसेट पोर्टफोलियोज काफी चल रहे हैं एंड वो रीजन है चल रहे हैं क्योंकि आपको टैक्सेशन बेनिफिट भी देखना है। आपको यही नहीं देखना कि आपको कितना प्रॉफिट मिले, आपको ये भी देखना है कि प्रॉफिट मिले, लेकिन ये भी देखना है जिस दिन बुरे दिन आएंगे आपका ज्यादा लॉस ना हो। तो सुनील जी ने बहुत अच्छी चीज बोली थी कि एसेट एलोकेशन जिस तरीके से होता है, उन्होंने हाइब्रिड बोला, मैं कहूँगा मे बी एक और चीज वो अपने उसमें ऐड कर सकते हैं जो मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ, वो है मल्टी एसेट एलोकेशन। और
इस टाइम ये सारे फंड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम बहुत अनसर्टेन टाइम्स में हैं। कोविड हुआ है, कोविड के बाहर हुआ है, अभी ज्यादा वॉलेटिलिटी होने वाला है। सो प्रॉब्ली हिस्टोरिकली काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में ज्यादा पैसा नहीं डाला होगा, क्योंकि अभी हम इक्विटी या डेट के हिसाब से देखते हैं। लेकिन शायद मल्टी एसेट में डालना चाहिए, जहाँ पे इक्विटी भी होता है, गोल्ड भी होता है, फिक्स्ड इनकम भी होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसके अंदर टैक्सेशन बेनिफिट भी होता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो जिन्होंने नहीं डाला है उन्हें सोचना चाहिए, मंथली एसेट मे बी इन टाइम्स टू कम उनके लिए अब बड़ा पोर्टफोलियो होना चाहिए। एटलीस्ट मेरे लिए वो होने वाला है। मैं अपना मोस्ट ऑफ माई इन्वेस्टमेंट्स मल्टी एसेट एलोकेशन में डाल रहा हूँ। चलिए, तो बहुत बढ़िया निवेश की सीख। सुनील जी, आपकी तरफ से क्या गुरु मंत्र? सिंपल बात, हर निवेश के पीछे एक गोल होना चाहिए। जब भी आप कुछ भी निवेश करते हो, कितनी भी टाइम फ्रेम, 3 साल हो, 5 साल हो, 10 साल, जो भी है, हर जो अमाउंट आप निवेश करते हैं उसके पीछे एक गोल होना चाहिए, जो नॉन स्टॉक मार्केट रिलेटेड गोल होना चाहिए। चाहे वो बड़ी कुछ खर्चा करने के लिए, बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, एक गोल आप आइडेंटिफाई कीजिए। और सेकंड मंत्र उसके पीछे, जब वो गोल नजदीक आ जाए, आप बिना कोई सोच के आपके इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ी गलती होती है इन्वेस्टर से कि वो एग्जिट राइट टाइम पे नहीं करते हैं। तो राइट टाइम क्या होता है, जिस गोल के लिए आपने चुना था उस इन्वेस्टमेंट को, जब वो गोल हाथ में आ जाए तो बाकी किसी को मत देखिए, आप उस इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करके वो गोल का जो ये था वो उसको जाके पूरा कीजिए। तो सिंपल रूल है, keep a goal for every investment और liquidate ruthlessly when that goal is reached। बस वही गुरु मंत्र में दूंगा। अच्छा लगा आप दोनों ने इस खास चर्चा में शिरकत की और मार्गदर्शन दिया हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद।